हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमन सर और आज से आपके क्लास 12 यूपी बोर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। आज से मैं आपकी बैचेस को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व पे कोरोना संकट है और उस संकट को ही देखते हुए आपकी पढ़ाई नुकसान ना हो, इसलिए यूपी बोर्ड ने आपके सिलेबस को 30% कम कर दिया है। जी हाँ, अब की बार मतलब सेशन 2020 एंड 21 के लिए आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। और उस कम करने की वजह से आप क्या करना है, आपको पढ़ाई कम करनी है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पढ़ाई कम करनी है, आपको पढ़ना सब कुछ है, बस क्या है थोड़े थोड़े टॉपिक उसमें से हटा दिए गए हैं। तो बच्चों, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और आज से हम लोग आपकी मैथ्स की रेगुलर बैचेस स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके 12th का सिलेबस क्या क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो सिलेबस जानने से पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है, 30% कम हो गया है। तो जब 30% कम हो गया है तो बहुत चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं, कुछ नया जोड़ा नहीं गया है, चीज़ों को हटाया गया है। लेकिन आपका जो नंबर है ना, वेटेज नहीं हटाया गया है। हर चैप्टर से जितने नंबर का पहले क्वेश्चंस आते थे अब भी उतने ही नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस क्या किया गया है, वेटेज को सिलेबस को कम कर दिया गया है। मतलब आप जानते हैं कि 3-4 महीने वैसे ही बेकार हो चुके हैं। अप्रैल से सेशन होता है बट अभी जुलाई चल रहा है, तो आप जान रहे हैं कि कोई भी स्कूल नहीं ओपन है। इस वजह से ये क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं ताकि आपकी पढ़ाई खराब ना हो और सिलेबस को इसी पर्पज से कम किया गया है। तो स्टूडेंट, देर ना करते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके 12th का सिलेबस क्या क्या है। ओके बच्चों, तो देखिए, तो आपका ये सिलेबस पूरा लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में पूरे मिलाकर के 6 यूनिट्स हैं। देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, तो 6 यूनिट हैं। इन यूनिट्स का नाम क्या क्या है ये देख लीजिए। पहला है संबंध एवं फलन, दूसरा है बीजगणित, तीसरा कलन है, फिर सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, पांचवा है रैखिक प्रोग्रामर, छठा क्या है प्रायिकता। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन पहले आप जान लें कि इन यूनिट्स में कितने कितने चैप्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें तो फर्स्ट यूनिट में केवल 2 चैप्टर हैं, संबंध एवं फलन, और दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, 2 ही हैं। बीजगणित की बात करें तो इसमें आपका 2 है, आव्यूह और सारणिक। तीसरा है कलन। कलन में आपका है सततता एवं अवकलनीयता, अवकलजों के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकलन समीकरण। ये आपके 5 चैप्टर किसमें है, कलन में है। सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें तो इसमें आपके केवल 2 पोर्शन है, एक सदिश है और एक त्रिविमीय ज्यामिति है, यही आपका लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं रैखिक प्रोग्रामन की, तो ये एक ही चैप्टर है ही है, ठीक है ना। और प्रोग्राम प्रायिकता जो है ये भी आप पे क्या है, एक ही चैप्टर है। अब देखिए कि इस चैप्टर्स का कितना वेटेज है, कौन सी यूनिट से क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, ये हम देख लेते हैं। जैसे संबंध एवं फलन से आपके 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। मैं यहाँ मार्क्स लिख रहा हूँ। आव्यूह और सारणिक मिला करके दोनों ये 13 मार्क्स के आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कलन, कलन जो है आपका केवल अकेला 44 मार्क्स का आएगा। जी हाँ, चौंकिए मत, ये जो कलन है ये सिर्फ और सिर्फ 44 मार्क्स का आ रहा है। मतलब अगर कोई बच्चा पूरी मैथ छोड़कर केवल यूनिट 3 पढ़ ले तब भी उसकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें कितने मार्क्स का आपका आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 17 मार्क्स का। ओके फ्रेंड्स, ये कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 17 मार्क्स के आ रहे हैं। बात करते हैं आगे रैखिक प्रोग्रामन की, तो ये कितने का आ रहा है, ये आपके 6 मार्क्स का आ रहा है और प्रायिकता आपके एग्जाम में आएगी 10 मार्क्स की। तो ये वेटेज पहले का भी था और आज का भी है, मतलब सिलेबस चेंज होने के बाद भी वेटेज आपका सेम ही है, 10, 13, 44, 17, 6, 10। अगर आप इनको जोड़ लेंगे तो 44 और 6 होता है 50, 10 60, 17 और 13 हो गया 30, 90 और 10 100, तो पूरे आपके 100 आ रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या हटाया गया है, तो मैं बोल दे रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में जो आपका संबंध एवं फलन है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक पोर्शन संयुक्त फलन हटाया गया है और द्वि आधारित संक्रियाएं, इन पोर्शन को हटा दिया गया है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है।
और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो गुण होते थे उन सभी गुण को हटा दिया गया है। आपको अब की बार उसको भी नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बात करते हैं आव्यूह और सारणी की, तो ये पूरा आपके एग्जाम में आ रहा है। सततता एवं अवकलनीयता, अवकलजों के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये पूरा आ रहा है। इसमें कुछ भी पोर्शन नहीं हटाया गया है। बात करते हैं सदिश एवं त्रिमीय ज्यामिति की, तो सदिश में तो आपका पूरा आएगा, लेकिन त्रिमीय ज्यामिति में आपके एक पोर्शन आता है जिसे दो रेखाओं के बीच कोण निकालना, दो तलों के बीच कोण निकालना और एक रेखा और एक कोण के बीच तल निकालना। तो ये 3 टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। किसमें से? त्रिमीय ज्यामिति का परिचय में से। ये तो पूरा आ रहा है, इसमें से आपके 3 टॉपिक हटा दिए गए हैं। बात करते हैं रैखिक प्रोग्रामन की, तो ये पूरा आपका आ रहा है। प्रायिकता की बात करते हैं, तो प्रायिकता में लास्ट में प्रायिकता आप पढ़ते थे तो इसके लास्ट में ना 3 टॉपिक हैं। एक टॉपिक है प्रायिकता में माध्य प्रसरण निकालना, वो हटा दिया गया है। साथ ही साथ द्विपद प्रमेय और बर्नौली थ्योरम, उनका यूज भी प्रायिकता में हटा दिया गया है। तो प्रायिकता से आपके 4 टॉपिक हटे हैं, इसमें से कुछ नहीं हटा। इसमें से भी आपके 3 टॉपिक हटे हैं, इसमें से कुछ नहीं हटा है, इसमें से कुछ नहीं हटा है, इसमें से आपके दोनों में से टॉपिक हटे हैं। तो आई होप को आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा। यही सिलेबस है आपका, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और आप देखिए, अगर आपको नंबर अच्छा पाना है तो आपको दिख रहा होगा कि आप क्या करें कि नंबर अच्छा आपको एग्जाम में मिल जाए। पहली बात तो ये बड़ा अच्छा मौका आ गया आपके पास कि सिलेबस कम हो गया है। अब सिलेबस अगर कम हो गया है तो आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सकती है अगर आप चाहें तो। हाँ, पूरा डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि क्या आपका इंटरेस्ट है। अगर आप चाहेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आप पा जाएंगे, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। टीचर्स क्या है, टीचर्स आपको गाइड करेंगे, लेकिन जो सेल्फ स्टडी होती है वो आपको ही करनी है। बिकॉज स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं। पहले तो 2 चांस होते थे, एक स्कूल से, एक कोचिंग से 2 बार पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है, केवल आपके पास एक ही माध्यम बचता है, कोचिंग वाला। या ऑनलाइन कोचिंग पढ़िए या कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन स्कूल तो अभी खुलने वाला है नहीं, आप जान रहे हैं खुद ही। चलिए हम बात करते हैं सिलेबस की बात तो हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, आप ये देखो कि कौन कौन से आप यूनिट पढ़ लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। जैसे आपको दिख रहा है कि पहले तो आपको कलन पूरा पढ़ना है। ये यूनिट जो है पूरी पढ़नी है, मतलब एक टॉपिक भी आप इसमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 44 मार्क्स का है। और आप टारगेट बना लो कि 44 में से 40 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है। ये टारगेट आपका होना चाहिए। बात करते हैं आगे सदिश और त्रिमीय ज्यामिति की। ये बहुत इजी हो गया है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक इसमें हटाए गए हैं उसके बाद ये 17 मार्क्स बहुत इजी हो गया है। तो अगर आप इसमें से 40 ले आते हो और इसमें से ले आते हो 15, तो 40 + 15 कितने हो गए। मैं यहाँ ठीक से लिखता हूँ, तो यहाँ देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 40 आप यहाँ से ले आए और 15 आप यहाँ से ले आ सकते हो, क्योंकि ये इतना टफ नहीं होता कि 15 मार्क्स ना आ पाए। और रैखिक प्रोग्रामन का एक ही क्वेश्चन आता है, तो आप अगर इसको पढ़ोगे तो पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं मिलेगा अगर आप नहीं कर पाए तो। प्रायिकता में मान के चलता हूँ कुछ क्वेश्चन टफ आ गए या फिर टफल निकाल दिए गए वैसे भी, तो मान चलता हूँ मैं इसमें आपके 8 ही नंबर, 10 में से 8 नंबर मान चलता हूँ। अब प्रोग्रामन की बात करते हैं, चलो इसकी बात करते हैं। 6 में से मान लो 4 ही मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा शायद आप रॉन्ग कर पाओ सही कर पाओ, ठीक है, स्टेप मार्किंग में नंबर आपको मिल जाएगा। अब आव्यूह और सारणी की बात करें, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर आप सही प्रूफ ले गए तो पूरे के पूरे 13 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कटने वाला चांस नहीं होता। अगर आप पूरे सही कर गए तो 13 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप इसको पूरे सही करोगे, ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है। और बात करते हैं संबंध फलन एवं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। इसकी बात करते हैं तो इसमें 10 में से मान लो हम 8 ही मान लेते हैं, है ना, या 7 मान लेते हैं, चलो 7 मान लेते हैं। तो हो गया 13 × 7 = 20, 20 × 40 = 60, 8 × 4 = 12, कितना हो गया 27। तो 60 + 27 आप खुद जोड़ सकते हो 87 नंबर। मैं 87 भी नहीं मानता, चलो मैं 80 मान लेता हूँ। मैथ्स में 80 नंबर बेकार नहीं होता बच्चों। अगर आप मेहनत करोगे ना तो ये जो 80 लिखा है वो 90 भी आ सकता है। ये तो मैंने मतलब मिनिमम मार्क्स लेकर चल रहा हूँ, मैंने आपको मैक्सिमम नहीं बताया अभी, मैंने आपको मिनिमम बताया है कि सबसे कम मार्क्स क्या हो सकता है, आप क्या गेन कर पाओगे। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 80 मार्क्स तो आप पे कहीं नहीं गए,
अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो। हाँ, स्टूडेंट्स को ईमानदार होना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि अगर वो पढ़ाई के लिए ईमानदार है ना तो उसके नंबर भी ईमानदारी वाले ही आते हैं। वरना अगर आप घपला करते हो, यहाँ वहाँ से पढ़ लेते हो या फिर नहीं पढ़ते, डायरेक्टली सोचते हो एग्जाम पढ़ेंगे, तो ऐसा है ना, एग्जाम में कोई नहीं पढ़ पाता। आप सोचते हो कि हाँ कल पढ़ लेंगे, कल कभी नहीं आता। आप सोचते हो आज पढ़ लेंगे, आज बहुत काम होता है आपको, और कल पढ़ोगे, आप जानते ही हो कल पढ़ पाओगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे। तो बच्चों इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जो 87 मार्क्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इसको आप 90 बनाओ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सबके 90 आए, क्योंकि मेहनत आप करोगे, मैं भी करूंगा, और सिलेबस भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि खुद इसने कम कर रखा है अपने आप को। इसने आप लोगों के लिए कम कर रखा है कि बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाए, तो उनकी वजह से सिलेबस ही कम कर दो। तो क्या हुआ, सिलेबस पूरा कम हो गया। अब करना ये है आपको कि इन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है और आपको हमको फॉलो करना है। जब भी मेरी क्लास होगी आप एक नोट्स बनाइएगा, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। ऐसा नहीं कि बेड पर लेट गए और बढ़िया मोबाइल लेके पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करिएगा। एक कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिएगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, मैं जो भी लिखवाऊंगा उसको आपको लिखना है, जो समझाऊंगा वो समझिएगा। अगर आपको चीज़ें एक बार नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, या फिर वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो है लाइव में पढ़ा नहीं रहा हूँ कि वीडियो रिवाइज नहीं होगी। वीडियो को आप पुश करिए या रिवाइज करिए, जैसे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, हम लोगों ने काफ़ी बातें वैसे ऑलरेडी कर रखी हैं। अब क्या करते हैं, अब हम अपने सिलेबस का कोई एक यूनिट उठा लेते हैं और उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास 6 यूनिट्स हैं, मैंने बताया आपको, तो उसमें से कोई एक यूनिट उठा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले एक यूनिट ऐसा उठाते हैं ना। अरे देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो शुरू में हम लोग को कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा माइंड क्या हो, सेटअप हो जाए। मतलब इंटरेस्टिंग सा ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें लगे अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा मतलब मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कुछ टॉपिक उठाएंगे जो आपके लिए क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, चलिए। तो हम लोग उठाते हैं आज का टॉपिक जो है वो हमारा यूनिट सेकंड। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड से, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आव्यू, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग मैट्रिक्स पे बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे आई, कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, वो सब बात करेंगे हम लोग। और मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे दे रहा हूँ जिसके हिसाब से पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आप जान जाओगे। ठीक है, एक मैं चार्ट यहाँ बना दे रहा हूँ। जैसे स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, मैट्रिक्स से। ये मैट्रिक्स पढ़ना है पहले, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये पढ़ना है। ऑर्डर पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स के टाइप। जब टाइप हो जाएगा हमारा क्या पढ़ेंगे, हमारा इसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब ऑपरेशन पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ लेंगे ट्रांसवर्स सिमेट्री एंड नॉन सिमेट्री मैट्रिक्स। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट हमारा होगा जो टॉपिक वो होगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस
जी हाँ, तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा फ्लो चार्ट है। इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ट्रांसवर्स, सिमेट्री एंड नॉन सिमेट्री मैट्रिसेस, एंड देन एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। इतने ही टॉपिक आपको मैट्रिक्स में पढ़ाने हैं। ओके, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे मतलब ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैट्रिक्स है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स, दैट मीन्स मैट्रिक्स क्या होती है। तो बच्चों देखिए, मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक आयताकार संरचना है। क्या है, एक आयताकार संरचना है या फिर आयतीय व्यवस्था है। किनकी, मैट्रिक्स क्या होती है, एक आयतीय व्यवस्था होती है। किनकी व्यवस्था होती है, संख्याओं अथवा फलनों की आयतीय व्यवस्था। देखो, मैट्रिक्स क्या होती है, संख्याओं अथवा फलनों की आयतीय व्यवस्था अवयव कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है। क्या कह रहा है कि अगर हम संख्याओं या फिर फलनों को एक आयतीय व्यवस्था में व्यवस्थित कर दें। आयतीय व्यवस्था मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर आयत की हम बात कर रहे हैं तो आयतीय मतलब ये हो जाएगा कि आयत में क्या होता है, लंबाई होती है और क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो बच्चों ये सिर्फ लंबाई और चौड़ाई नहीं है, ये क्या है, ये क्षैतिज दिशा है। पता है ये क्षैतिज दिशा है, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा है, मतलब वर्टिकल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम संख्याओं या फलनों को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर व्यवस्था में व्यवस्थित कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको हम बोलेंगे अवयव या फिर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसकी पूरी परिभाषा क्या बनेगी, संख्याओं अथवा फलनों को या फलनों की आयताकार सारणी जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, संख्याएं या फलन होते हैं। जैसे मान लो लिख दिया हमने 2 3 4 6 8 9 1 2 3 लिख दिया। तो ये क्या है, संख्याएं है ना। मैंने इनको आयताकार रूप में लिखा है। कैसे पता, ये हमारा क्या है, लंबाई के है, मतलब 36 के अलॉन्ग है ना, क्षैतिज दिशा में है। ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो लिखे गए हैं इन्हें क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को बनाने के लिए करेंगे दो सिंबल, एक बड़ा ब्रैकेट ये और एक इस तरह। इन दो बड़े ब्रैकेट बीच में हम संख्याओं क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और संख्याएं किस रूप में व्यवस्थित हैं, संख्याएं आपके आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित हैं। तो संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी ही अवयव कहलाती है। ये बन गई आपकी परिभाषा। संख्याओं और फलनों के आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। चलिए, अवयव के बारे में आप जान लिए होंगे। अब बात करते हैं कि अवयव में आगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए, मैंने बताया कि अवयव क्या होते हैं, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है कि नहीं। अगर किसी अवयव को हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है हमारा क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। तो जो क्षैतिज व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ये पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो और स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। ये दिया होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में आपको रो और स्तंभ हमेशा ही मिलने वाले हैं। कभी भी दोनों में से कोई एक क्या होगा, खत्म नहीं होगा। कभी भी पंक्ति 0 और कॉलम 0 नहीं हो सकता। ओके, तो हम इसको बात को लिख सकते हैं। लिखिए, किसी अवयव में संख्याओं अथवा स्तंभों को अवयव कहते हैं।
पहले जान लेते हैं ना कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये सारे पॉइंट, ये सारे क्या हैं, आपके एलिमेंट कहलाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो एलिमेंट हो गया। अब साथ साथ क्षैतिज दिशा में व्यवस्थित अवयव पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित अवयव स्तंभ कहलाते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, इसी में आगे लिख लो आप, किसी भी अवयव को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों तथा अवयवों को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, देखिए तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स को निरूपित करना है तो हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है ना, ये मैट्रिक्स आपकी बी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजी के कैपिटल अल्फाबेट का यूज करेंगे। और अगर एलिमेंट को शो करना है तो हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। बस इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो चलिए इसको भी आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका आप लोगों ने। आप क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ये जान लिया कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं। अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें वो क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए पहुंच जाते हैं तुरंत हम लोग कहाँ पे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कोई भी मैट्रिक्स क्या होती है, रो और कॉलम से बनती है। ठीक है, तो मान लो किसी मैट्रिक्स में 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, या किसी मैट्रिक्स में 1 रो है 2 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम रो और कॉलम को इनटू कर दें, दैट मीन्स अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का रो m है, कॉलम n है, और हमने क्या कर दिया, दोनों को इनटू कर दिया, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बन गया m क्रॉस n। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n के फॉर्म का होता है। जी हाँ, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है सॉरी कॉलम 3 है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स 2 क्रॉस 3 होगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें 2 3 4 6 4 9 2 1 3। तो आपको दिख रहा है इसमें कितने हैं, कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं। ये 3 रो है ना, ये यहाँ पे कितने हैं, रो हैं, और 3 क्या है, यहाँ पे कॉलम भी है। कैसे बता, 1 2 3 ये कॉलम हो गए, तो 3 रो 3 कॉलम हो गए। तो जो इसका ऑर्डर बना वो बना 3 क्रॉस 3 का। ओके बच्चों, ये कहा कितना बन गया, 3 क्रॉस 3 का। और इस ऑर्डर को हम मैट्रिक्स में कहाँ लिखते हैं, तो हम बिल्कुल राइट साइड के एकदम लो पोजीशन पे लिखते हैं, राइट हैंड पे एकदम लोअर पे।
3x3। अगर मान लो ये m ऑर्डर का होता, ये n का होता, तो होता ये m क्रॉस n का। ओके बच्चों, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n का होता है, जहां पे m क्या शो करता है, m शो करता है नंबर ऑफ रोज और n शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n के फॉर्म का होता है। चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं जल्दी से, लिखिए हमारे साथ साथ। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या m, पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो m क्रॉस n को आव्यूह की कोटि कहते हैं। लीजिए ऑर्डर भी आ गया। अगर पंक्ति कितने हैं, m हैं, और स्तंभ कितने हैं, n हैं, तो ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। सिंपल। तो आपको करना क्या है, बस देखना है कि मैट्रिक्स क्या दिख रही है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया है 2 3 4 6 8 9 1 2 3, ठीक है। और मान लो एक और है 2 1 3, चलो बना दिया एक और। कितना ही बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो बताओ इसमें कितने रोज हैं, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 4 रोज हैं, तो 4 यहाँ लिख दिया। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर की है, ये 4 क्रॉस 3 की है। कैसे बता, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 रोज हैं। और कैसे जानते हैं कि ये रोज ही हैं, तो क्षैतिज दिशा में जब आप जाओगे ना, तो जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज होते हैं। और ऊर्ध्वाधर में मतलब वर्टिकली जब आप लेते हो तो वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो रो इनटू कॉलम क्या कहलाता है, इसका ऑर्डर कहलाता है। दैट मीन्स आव्यूह की कोटि कहलाता है। तो आई होप को आप ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। अब हम एक और टॉपिक लेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक और टॉपिक है आपका, जो है फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर आव्यूह का निर्माण, है ना। चलिए इससे पहले एक चीज बता दें कि किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे आपने लिखा अभी कि आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है, तो माना तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं Aij के फॉर्म का। कोई m क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है तो उसको हम अगर Aij के मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास m क्रॉस n का क्या है, मैट्रिक्स है, उसको हमें क्या है, एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे एलिमेंट फॉर्मेशन कहते हैं वो देख लीजिए आप लोग। तो मैट्रिक्स लिखते हैं Aij, या फिर इसको आप A भी नाम देते सिंपली, A इक्वल्स टू Aij। ये क्या होता है, ये होता है Aij। तो Ij जो होता है ना, I पहले बताते हैं, I जो होता है नंबर ऑफ रोज होते हैं, और J जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ठीक है। और I जो हमारा होगा, I भी अब 1 से m तक होगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n का होगा। J भी आपका 1 से n तक होगा। I की जो वैल्यू है, I जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू m होगा, और J जो होगा ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू n होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब क्या करते हैं इसमें Aij में, तो A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n। आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या लिख रहा हूँ। A21 A22 A23 A2n, एंड ऐसे आगे बढ़ता गया AM1 AM2 AM3 एंड AMn। ये कितने ऑर्डर का है, m क्रॉस
n का है। तो आप देखिए किसी भी aij मैट्रिक्स को अगर m क्रॉस n ऑर्डर का है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a11 क्या है? a11 आपको शो कर रहा है पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है। a12 क्या शो कर रहा है? पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। a13 क्या शो कर रहा है? पहले रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। आप देख सकते हैं ये तीसरा कॉलम है। मान लो a21 क्या शो कर रहा है? दूसरे रो के पहला कॉलम का एलिमेंट है, दूसरे रो के दूसरे कॉलम का, दूसरे रो के तीसरे कॉलम का, और ये दूसरे रो के nवें कॉलम का एलिमेंट है। और लास्ट में mवें रो के पहले कॉलम, mवें रो के दूसरा कॉलम, mवें रो के तीसरा कॉलम, और लास्ट में mवें रो के nवें कॉलम का एलिमेंट है amn। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा, a11 a12 a13 डॉट a1n तक, a21 a22 a3 डॉट a2n तक, और am1 am1 am2 am3 डॉट amn तक। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। तो आपने ये पढ़ लिया कि ऑर्डर क्या होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें मैट्रिक्स फॉर्मेशन सीखना है। मतलब मैट्रिक्स के बारे में हम जान गए, फिर इसको ऑर्डर जान गए। अब ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए फिर हम लोग सीखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का निर्माण। अब आव्यूह का निर्माण कैसे होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर करवाने वाला हूं। देखिए, एक 2 का 3 कोटि आव्यूह ए बनाइए, जिसमें ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें aij बराबर i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे ये दिया होता है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक 2 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह ए बनाइए जिसमें aij आपको दिया है i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। तो इससे हमें एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो आप देखिए कैसे करते हैं। बताओ कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 3, है ना। तो बताओ आपके पंक्ति कितने हो गए? इसमें पंक्ति 2 हैं, और स्तंभ कितने हो गए आपके? 3 हैं। और aij जो होता है, i क्या होता है? पंक्ति को शो करता है, j क्या होता है? कॉलम को शो करता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें i की वैल्यू क्या होगी? लेस और इक्वल्स टू 1, ग्रेटर इक्वल टू 1, लेस और इक्वल्स टू 2। मतलब i की वैल्यू 1 से 2 तक होगी, और j क्या होगा? 1 लेस और इक्वल्स टू 3, ये होगा। चलो बनाते हैं। तो इसमें i कॉलम आपका 2 है, रो पंक्ति 2 होगी और कॉलम 3 होगा। चलो पहले लेते हैं a11 एलिमेंट। पहला एलिमेंट a11 होता है, i का मान 1, j का मान 1। तो रखोगे a11, ध्यान रखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 0 आएगा। a12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम ले लो, तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये आएगा -1/3। फिर इसके बाद क्या करेंगे? a11 हो गया, a12 हो गया। अब बताओ रो हमारे 2 हो गए, है ना। अब बताओ a21 ले लो, और आपका a13 भी है ना, तो a13 भी आप ले लेना। a13 तो कितना आएगा? 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3, तो -2 अपॉन कितना? 3। भाई कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। अब फिर से a21 क्या आएगा? अब के बाद 2 ये है, 1 ये है, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 1/3। a22 कितना आएगा? दोनों ही आपका 2 प्लस 2, तो एक फिर 0 आ जाएगा। a23 क्या आ जाएगा आपका? 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 मतलब -1/5। ये दिख रहा है आपको। तो a11 a12 a13 a21 a22 a33,
तो आपको दिख रहा है कि अगर हम मैट्रिक्स बनाना चाहें तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारी, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, यही बनेगी मैट्रिक्स। जरा एलिमेंट हम रख दें, रख दीजिए एलिमेंट। A11 कितना है आपका 0, A12 -1/3 और A13 -2/3, A21 1/3, ये 0 और -1/5। बताओ 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी मैट्रिक्स को इस तरह फॉर्म करेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन में ये ज़रूर दिया होगा और साथ साथ ये भी दिया होगा। तो 2 चीज़ें आपको दी गई होंगी, आपको इसके हिसाब से करना है, मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। तो आई होप को आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन किया है, अभी आगे बहुत चीज़ें पढ़नी बाकी हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, सिलेबस देखा है और साथ साथ यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट करके मैट्रिक्स का कुछ पोर्शन देखा है। केवल मैट्रिक्स बारे में जाना है। अभी आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है। तो पहले आप क्या करिएगा, इन सबको एक नोट्स बनाइएगा और जो मैंने आज पढ़ाया है उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छे से रिवाइज करने का मतलब ये है कि जो मैंने एक क्वेश्चन कराया है ऐसा ही ये क्वेश्चन अपने से आप बना लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। देखिएगा कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आपको मिलने ही वाली है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, और दोस्तों से अपने शेयर भी करिएगा। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे। जो मैंने फ्लो चार्ट बना रखा था उसी फ्लो चार्ट के हिसाब से हम चैप्टर्स को खत्म करेंगे और कोशिश ये रहेगी जल्दी जल्दी हम लोग कुछ चैप्टर को खत्म भी कर दें। और मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। और हाँ, बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी NCERT की बुक है, ब्लू रंग की है, NCERT जो गवर्नमेंट बुक आती है ब्लू रंग की, ठीक है ना, उसका ब्लू कवर होता है। तो उस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जिनके पास बुक नहीं है वो जाकर आज ही खरीद लें। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती बुक है। अगर दोनों आप नहीं खरीद पा रहे हो तो पहले फर्स्ट पार्ट खरीद लो, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ ये फर्स्ट पार्ट में ही है। तो आप बुक जरूर खरीद लेंगे, क्योंकि मैं उसी से क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा नहीं। तो कुछ मैं जो होमवर्क दूंगा उसको आपको बुक से ही करना पड़ेगा। बस मैं यहाँ बता दूंगा कि हाँ इस क्वेश्चन को आपको करके आना है। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।